अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है एंजाइना। एक्चुअली एंजाइना होती क्या है, इसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट के हवाले से देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ़र्दर जो आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइना एक्चुअली होती क्या है। ये हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की जो कंडीशन होती है उसकी एक सिम्टम्स है। ठीक हो गया। तो एक्चुअली रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया काज्ड बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड के ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिक कंडीशन, जब ब्लड जो है ना हार्ट के मसल की तरफ प्रॉपर नहीं जा रहा होता है, कोई उसमें जो है ना प्लाक आ जाता है, तो इस कंडीशन की वजह से ब्लड की प्रॉपर जो है ना सप्लाई नहीं हो पा रही होती और जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती। तो इस वजह से जो है ना चेस्ट के रीजन में पेन की सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एंजाइना का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। एक्चुअली it is a common presenting symptoms, typically chest pain among patient with coronary artery disease। कि कोई भी पेशेंट है जिसे करोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कोई भी करोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉक बना हुआ है, कोई इस्कीमिया हुआ है, तो उसकी वजह से जो चेस्ट में पेन की सेंसेशन है, इसे हम जो है ना एंजाइना का नाम दे रहे हैं। ठीक है। अब जो चेस्ट की कंडीशन होती है वहाँ पे प्रेशर फील हो रहा होता है और पेशेंट को जो है ना डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन हो रही होती है। तो हियर यू कैन सी कि जब कोई भी इस्कीमिया हुआ या कोई प्लाक आया तो क्या होगा कि प्रॉपर जो है ना मायोकार्डियल जो सेल हैं या टिश्यूज़ हैं उनकी तरफ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती है और उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फिल नहीं हो पा रही होती। तो ये जो है ना पेन क्रिएट करा देता है, जो कि चेस्ट रीजन से रेफर्ड पेन भी हो सकता है कि चेस्ट तो हुआ ही हुआ, उससे आगे जो है ना नेक रीजन में, जॉ रीजन तक और बैक में, उसके अलावा शोल्डर, आर्म, ये पूरी जो है ना एक साइड पे वो पेन की जो सेंसेशन है वो फील हो रही होती हैं। ये रेफर्ड पेन के हवाले से हो। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंजाइना की बात करें तो एंजाइना को जो है ना ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास होती है स्टेबल एंजाइना और दूसरी होती है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना। ठीक हो गया। ये डिपेंड कर रही होती है ऑन इट्स पैटर्न ऑफ अक्रेंस एंड सेवेरिटी के जो हमारे पास एंजाइना हो रही है वो किस लोकेशन पे हो रही है और किस सेवेरिटी की तरफ हो रही है। कि मींस के उसकी फ्रिक्वेंसी उस पेन की कितनी ज़्यादा है, कितनी वर्सन है, तो इस पे जो है ना ये डिपेंड कर रही होती है एंजाइना की क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। हियर यू कैन सी कि जब कोई भी एरिया ब्लॉक हुआ किसी ब्लॉक की वजह से, तो जो है ना इस्कीमिया की कंडीशन आ गई। इस्कीमिया की वजह से जो है ना हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे जो है ना साइनोसिस हो गई है, ब्लूइड, ये जो हमारे पास हार्ट के मसल्स हैं वो ब्लूइश लाइक जो है ना हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो इस वजह से जो है ना इस कंडीशन के ऑक्सीजन के फुलफिल ना होने की वजह से जो है ना पेन की सेंसेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास स्टेबल एंजाइना की। कि स्टेबल एंजाइना एक्चुअली होता क्या है। ये अक्कर होता है व्हेन इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी के, जब फिज़िकल एक्टिविटी अपनी नॉर्मल वैल्यू से बियॉन्ड चली जाती हैं, तो उस वजह से जो है ना क्या होता है कि हमारे पास एंजाइना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी जो है ना अगर फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ की गई तो वहाँ पर उस हमारे पास जो हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स हैं या और उनके जो वेसल्स हैं, मायोकार्डियल वेसल या कोरोनरी आर्टरीज, वहाँ पे कोई जो है ना प्लॉक बन जाता है या उसमें जो है ना वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, उस
ज़्यादा वीज़ो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है ना इस्कीमिया की कंडीशन आ रही होती है। तो इस्कीमिया जब होता है तो जो है ना ब्लड आगे उसकी जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही होती और ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही होती। ठीक हो गया। स्टेबल एंजाइना किस कंडीशन में हो रहा है? एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो गई, लाइक हमारे पास जब कोई भी बंदा गली में ज़्यादा जो है ना फास्टली चल रहा होता है या कोई जो लॉन्ग स्टेयर स्टेप्स होती हैं वो क्लाइंबिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है ना ये हमारे पास स्टेबल एंजाइना हो रहा होता है, क्योंकि जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है वीज़ो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से। जब वीज़ो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, अगर वो सवेयर हो गई तो उसके नतीजे में जो है ना इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अनस्टेबल एंजाइना। ये एक्कर होता है विद लेसर डिग्री ऑफ एक्सर्शन और वाइल एट रेस्ट, के फिज़िकल एक्टिविटी जो है ना वो कम है या बिल्कुल ही रेस्ट की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो इस्कीमिया होता है किसी ब्लॉक की वजह से या वीज़ो कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो उस एंजाइना को हम क्या कह रहे हैं? अनस्टेबल एंजाइना। ठीक हो गया। अनस्टेबल एंजाइना दैट अकर एट रेस्ट इन द मोस्ट सीरियस फॉर्म, के जो हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना है जब ये अकर होता है कि ये एंजाइना की मोस्ट सीरियस फॉर्म के तौर पर जो है ना ये नॉमिनेट किया जाता है। ठीक हो गया। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ रप्चर ब्लॉक इन अ कोरोनरी आर्टरी, कि जब कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हुई या कोई मसल मायोकार्डियल मसल है उसमें कोई डैमेज हुआ, कोई रप्चर हुआ, तो वहाँ पर से जो है ना ब्लड लॉस होने की वजह से वहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से वो जो ब्लड क्लॉटिंग जो है ना प्लॉक की फॉर्म में आ जाती है। तो वो प्लाक जो है ना ब्लड की सप्लाई को आगे रोक रहा होता है, या इस्कीमिया हो गया या प्लाक हो गया, तो इसकी वजह से जो है ना हमारे पास एंजाइना आ रहा है। ठीक है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो मायोकार्डियल इस्कीमिया जो है ना ये डेवलप होता है व्हेन कोरोनरी ब्लड फ्लो बिकम्स इनएडिक्वेट टू मीट मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, कि जब हमारे पास कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है ना इतना सफिशिएंट नहीं होता कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल किया जा सके, तो इस कंडीशन की वजह से जो है ना हमारे पास क्या हो रहा है? इस्कीमिया हो रहा है। इस्कीमिया जो है ना वो आगे उसकी पेन की जो रेफर्ड सिचुएशन होती है उसे हम जो है ना एंजाइना का नाम दे रहे हैं। दिस causes myocardial cells to switch from aerobic to anaerobic। ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही तो मायोकार्डियल सेल्स जो है ना वो एरोबिक फॉर्म से एन एरोबिक फॉर्म की तरफ जो है ना एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ चले जाते हैं। एरोबिक में कि ऑक्सीजन फुल डिमांड में आ रही है। अब एन एरोबिक जो है ना ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हुई तो उसकी वजह से जो है ना एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो है ना उसकी तरफ जो है मायोकार्डियल सेल वो चले जाते हैं। जब एनोरेबिक की कंडीशन आएगी तो इसकी वजह से जो है ना इम्पेयरमेंट हो जाती है मेटाबॉलिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फंक्शन ऑफ द हार्ट में। ठीक हो गया। कि जो हार्ट का मेटाबॉलिक या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो फंक्शन है उसमें इम्पेयरमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, वो अपना वर्क जो है ना अपनी एबनॉर्मल स्टेज की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया। स्टडीज हैव शोन दैट adenosine may be in the main chemical mediator for anginal pain, कि जब मसल्स एक्टिविटी होती है तो एटीपी की जो ब्रेक डाउन होती है वो हमारे पास एडीपी पे होती है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक हो गया। एडिनोसिन जो डाइफॉस्फेट में जो है ना वो कन्वर्ट होती है, तो वही एडिनोसिन जो मेनली स्टडीज़ के तौर पर जो शो हुआ है, सर्च ने बताया है कि एडिनोसिन की वजह से जो है ना हमारे पास एंजाइनल पेन आना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग इस्कीमिया एटीपी इज डिग्रेडेड टू एडिनोसिन विच आफ्टर डिफ्यूजन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस,
जब एटीपी डिग्रेड होकर एडिनोसिन में कन्वर्ट होती है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है ना डिफ्यूज़ हो जाती है हमारे पास एडिनोसिन। ठीक हो गया। तो जब ये वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिफ्यूज़ हुई तो वहाँ पे जाके ये हमारे पास आर्टेरियोलर डायलेशन करवा देती है। तो ये जब आर्टेरियल डायलेशन होगी वहाँ पे साइज़ जो है ना वो बहर की तरफ जो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इस्कीमिया की कंडीशन आएगी। तो इसकी वजह से जो है ना इंजर्नल पेन जो है ना उसकी सेंसेशन फील होने स्टार्ट हो जाती है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो एंजाइना जो है ना एक्चुअली इज़ अ सिम्पटम ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। कि एंजाइना एक्चुअली एक कोई डिजीज़ नहीं है बट एक सिम्पटम है उस इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की जो है ना फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है कि उसकी सेवेरिटी कितना है, कितना ज़्यादा पेन है। तो इस जो है ना पेन की सेंसेशन को जो है ना एंजाइना का नाम दिया जा रहा है। ठीक हो गया। Episodes of stable angina typically are brought on the exertion or emotion and are relieved with rest। ठीक हो गया। जो हमारे पास स्टेबल एंजाइना है जो कि हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में आ रहा होता है तो वो क्या होता है कि उसकी जो हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटी की इंक्रीज़ होने की वजह से आ रहा होता है उसकी जो एक्सर्शन है उसे कम किया जा सकता है इमोशनली और रेस्ट की सूरत में। ठीक हो गया। तो अगर आप ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एंजाइना स्टार्ट हो गया है, हार्ट में जो है ना चेस्ट में पेन की सेंसेशन फील हो रही है तो आप जो है ना फ़ौरन अपने इमोशंस को चेंज कर लें और जो दूसरा हमारे पास होता है वो रेस्ट की तरफ चले जाएं ताकि जो आपकी इस्कीमिया की कंडीशन आ रही है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक हो गया। एन अटैक ऑफ स्टेबल एंजाइना लास्ट फ्रॉम 1 to 5 मिनट्स। कि एक स्टेबल एंजाइना का जो अटैक हुआ है वो डिले कर सकता है 1 मिनट से 5 मिनट तक। ठीक है। जो कि उसमें जो है ना स्क्वीजिंग करा रहा होगा, चोकिंग की कंडीशन होगी और स्मूदरिंग और क्रशिंग प्रेशर इन द चेस्ट। ये चेस्ट में जो है ना स्क्वीजिंग करा रहा होगा, चोकिंग होगी, स्मूदरिंग या क्रशिंग प्रेशर की जो सेंसेशन है वो फील हो रही होगी। एंजाइना पेन में इट रेडिएट टू शोल्डर, आर्म्स, बैक, नेक और जा। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्चुअली एंजाइना तो चेस्ट में जो हमारे पास मायोकार्डियल सेल हैं उनमें पेन हो रहा था। उस पेन की जो सेंसेशन है वो रेफर्ड पेन के तौर पर हमारे पास शोल्डर में, आर्म में, बैक में, नेक में और जा की तरफ भी जो है ना जा सकती हैं। पेशेंट विद एथेरोस्क्लेरोसिस आल्सो में एक्सपीरियंस स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये भी जो है ना हमारे पास अगर कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का जो पेशेंट है उसमें जो है ना स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी कॉमन जो है ना प्रेजेंटेशन होते हैं क्लिनिकली। ठीक हो गया। हियर यू कैन सी कि जो अब आपके पास चेस्ट एंजाइना का पेशेंट आता है वो उसकी सेवेरिटी की वजह से उसका जो स्टूप बेंडिंग कंडीशन में होता है। ठीक है। स्टूप बेंडिंग कंडीशन में और जो उसका पेन है वो रेफर्ड पेन। हियर यू कैन सी कि एक तो पैक्ट पूरे रीजन में आ रहा है, उसके अलावा नेक की तरफ जा रहा है, जॉ की तरफ चला जाता है और पीछे बैक की तरफ शोल्डर और आर्म फुली उसने जो है ना पेन की सेंसेशन वहाँ तक अपनी फैलाई हुई है। ठीक हो गया। अब एंजाइना को डायग्नोज कैसे करेंगे? Our diagnosis of stable angina is based primarily on symptoms such as chest pain। कि अगर आपके पास पेशेंट को चेस्ट पेन की कंडीशन है तो ये स्टेबल एंजाइना के तौर पर जो है ना ये उसकी सिम्टम हमें आ रही होती है। आई डायग्नोसिस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना इज़ मेड व्हेन देयर इज़ कि हमारे पास जो अनस्टेबल एंजाइना है उसकी जो डायग्नोज है वो किस कैसिनेशन में आ रही होती है? न्यू ऑनसेट एंजाइना दैट इज सवेयर एंड या फ्रीक्वेंट। कि हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना जो है ना वो सवेयर होगा और फ्रीक्वेंट होगा। उसके अलावा क्रोनिक स्टेबल एंजाइना हु डेवलप मोर फ्रीक्वेंट। अब अगर ऑनसेट या न्यू एंजाइना है तो वो सवेयर होगा, फ्रीक्वेंट होगा, जल्दी होगा, मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगा। अगर क्रोनिक स्टेबल एंजाइना की बात करें तो वो जो है ना
डेवलप होता है मोर फ्रिक्वेंट, सवेयर एंड प्रोलॉन्ग जो है ना उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा चेस्ट में जो है ना रेस्ट की कंडीशन में भी जो है ना चेस्ट में पेन की सेंसेशन फील हो रही होती हैं। ये उसकी हो गई हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना। अब प्रोसीजरली या टेस्ट्स की वजह से टेस्ट्स के थ्रू जो है ना एंजाइना को कैसे डिस्कवर किया जाता है, उसके लिए हमारे पास फॉलोइंग प्रोसीजर किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ना ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को जो है ना रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी ऑफ द हार्ट होती है मोस्टली जो है ना ये हमें सेम नज़र आ रही होती है बिटवीन दी टू एंजाइना अटैक। ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है कि अगर एंजाइना की सिचुएशन है तब ईसीजी की जाए तो हमारे पास जो एसटी सेगमेंट बन रहा होता है ईसीजी में, तो उसकी जो है ना डिप्रेशन हमें नज़र आ रही होती हैं। ठीक हो गया। अगर इस कंडीशन में आपको जो है ना एंजाइना की ईसीजी सही से नज़र नहीं आ रही तो उसके लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके जो पेशेंट को है जो है ना उसमें उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में उसकी ईसीजी की जाती है। तो उसके दौरान आपको ये जो है ना एसटी सेगमेंट हियर यू कैन सी कि ये नॉर्मल है, अब एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है, वो डिप्रेशन शो कर रहा है। ठीक है। एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन की स्टेट को शो कर रहा है। फर्दर हियर यू कैन सी क्लियरली कि एसटी सेगमेंट जो है ना अपनी नॉर्मल पोजीशन से बिल्कुल ही लो की तरफ चला गया है। ये ईसीजी की जो हमारे पास कर्व्स होती हैं उनसे शो हो रहा होता है। अब दूसरे नंबर पर अगर नॉर्मल ईसीजी में आपको उसकी एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन नज़र नहीं आ रही तो आप पेशेंट को जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू लाइक हमारे पास ट्रेडमिल होगी, वहाँ पे जब पेशेंट अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी एक्सर्शन दे रहा होगा बॉडी पे तो तब जाके जो हमारे पास स्ट्रेस ईसीजी टेस्टिंग जो है ना वो की जाती है। तो इस कंडीशन में जो है ना हमारे पास एसटी सेगमेंट की जो डिप्रेशन है वो क्लियरली नज़र आ रही होती है। फर्दर इसकी डायग्नोसिस के लिए हमारे पास कोरोनरी एंजियोग्राम टेस्ट होता है। कोरोनरी एंजियोग्राम टेस्ट में क्या होता है कि एक कंट्रास्ट मटेरियल जो होता है उसे ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है। जब वो हार्ट के जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वहाँ पे उनकी वेसल में जाता है तो वहाँ पे जो है ना एक्सरेज के थ्रू जो हमारे फिजिशियन फिजिशियन होते हैं वो डायग्नोज कर रहे होते हैं कि एक्चुअली ब्लॉक जो है ना कहाँ बना हुआ है, कहाँ पे ब्लॉकेज है या मेल फॉर्मेशन हो रही है। तो इस टेस्ट को जो है ना क्रेनियो एंजियोग्राम का नाम दिया गया। अब चौथे नंबर पे जो एंजाइना को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट होता है वो हमारे पास होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट चेक द लेवल ऑफ सर्टेन फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, शुगर एंड प्रोटीन इन ब्लड। ठीक हो गया। इसमें ब्लड टेस्ट में क्या चेक करा है? फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और प्रोटीन। ठीक हो गया। इनकी जो एबनॉर्मल अगर लेवल है तो वो इंडिकेट करता है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को। ठीक हो गया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को ये जो है ना इसका इंडिकेटर अगर ये फैट्स या कोलेस्ट्रॉल, शुगर या प्रोटीन अपनी एबनॉर्मल स्टेज से ज़्यादा हैं तो ये CAD को जो है ना इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब एंजाइना की जो ट्रीटमेंट है उसके मेन गोल क्या होते हैं? ऑल ट्रीटमेंट्स ऑफ एंजाइना पीपल्स विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैव द सेम गोल कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए जो उसके ट्रीटमेंट के गोल्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होते हैं। दो गोल कौन से? टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एलिवेट सिम्टम कि हम जो एंजाइना की कंडीशन आ रही है उसको कम किया जाए और सिम्टम्स जो है ना उनको एलिवेट करके जो नॉर्मल लाइफ है, लाइफ क्वालिटी की है, उसकी तरफ ले आया जाए। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे इसको होता है हमारे पास टू रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यू टू CAD प्रोग्रेशन कि अगर हमारे पास CAD क्रोनिक कंडीशन की तरफ चली गई है तो इसका जो सेकंड गोल होता है ट्रीटमेंट का वो रिड्यूस करना होता है मोर्टेलिटी को।
कि जो डेथ्स हैं पेशेंट्स की वो कम से कम उनकी रेशो हो। ठीक हो गया। अगर हम ड्रग थेरेपी की बात करें कि पेशेंट जो एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी ड्रग्स जो है ना वो यूज़ की जाती हैं, उसमें जो है ना 3 मेन टाइप्स होती हैं ड्रग्स की जो कि यूज़ कर रहे होते हैं एंजाइना के पेशेंट्स में। सबसे पहले हमारे पास होते हैं नाइट्रेट्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास होती हैं बीटा ब्लॉकर्स और तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक हो गया। अब फर्दर हम इनको जो है ना वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नाइट्रेट्स या बीटा ब्लॉकर आर यूजुअली प्रेफर्ड फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, कि जो हमारे पास नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर हैं, अगर आपके पास एंजाइना का कोई पेशेंट आया है तो इनिशियल ट्रीटमेंट में जो है ना हमारे पास नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर जो है ना फिजिशियन सजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो क्या। अगर मोर सवेयर है एंजाइना की कंडीशन तो उसको जो है ना फर्दर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ना वो भी एडिट की जाती हैं ताकि रिजल्ट्स जो है ना वो बेटर से बेटर हो पाएँ। अब बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट्स इम्प्रूव ब्लड फ्लो बाय रिलैक्सिंग एंड डायलेटिंग वेन्स एंड आर्टरीज, कि जो विजोकंस्ट्रिक्शन हुई है, इस्कीमिया की कंडीशन नज़र आ रही है, तो नाइट्रेट्स जो क्या करते हैं, जो हमारे पास आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको रिलैक्स करते हैं और डायलेट करते हैं ताकि जो ब्लड की सप्लाई में कोई जो है ना कंप्रेशन या विजो कंस्ट्रक्शन की वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो वो जो है ना हट जाए और ब्लड की जो सप्लाई है वो प्रॉपर हो जाए। इसमें नाइट्रेट्स में जो ड्रग्स मोस्टली यूज़ होते हैं उनमें है नाइट्रोग्लिसरीन और दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है आइसोसार्बाइड डाई नाइट्रेट। ठीक हो गया। ये ड्रग जो है ना नाइट्रेट्स को तौर पर मोस्टली कॉमनली यूज़ हो रही थी एंजाइना के पेशेंट्स में। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें इन ड्रग की, द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स आर हेडेक, लाइट हेडेडनेस, फ्लशिंग एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट, कि पेशेंट को जो है ना सर दर्द हो रहा होगा, लाइट हेडेडनेस फील होगी, फ्लैशिंग होगी और जो पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ये इसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे जो ड्रग्स होती है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर क्या करती हैं, जो हमारे पास बीटा रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करती हैं। ठीक हो गया। जब वो बीटा ब्लॉकर जब रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होती है वो अपनी नॉर्मल स्टेज की तरफ जो है ना वो आ रही होती है। ठीक हो गया। इसमें जो ड्रग्स होती हैं उसमें हमारे पास होती है एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल और हमारे पास नाइडोलोल और लास्ट वन जो इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली वो हमारे पास होती है प्रोप्रानोलोल। ठीक हो गया। ये होगी ड्रग हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स जो कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी तो ब्लड प्रेशर और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है ना वो डिक्रीज़ होकर अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ आएगी ताकि ब्लड जो है ना वो प्रॉपर पंप हो पाए। ठीक हो गया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में देखें तो साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास सबसे पहले कार्डियक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर कोई पेशेंट है हार्ट फेलियर का तो वो उस हार्ट फेलियर की कंडीशन को जो है ना वर्सन कर देगी, वो फर्दर जो है ना हार्ट पर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो है ना हार्ट फेलियर फर्दर वर्सन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है ना ब्रैडिकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इफ़ेक्ट देखें नॉन कार्डियक इफ़ेक्ट्स, तो नॉन कार्डियक इफ़ेक्ट्स में हमारे पास होती है जो एयरवे का पैसेज होता है, एयरवे पैसेज होता है उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, इम्पोटेंसी हो जाती है, होलोजिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, इंसोम्निया की कंडीशन आ जाती है और जो पेशेंट्स है उसमें जो है ना फटीग जल्दी आ जाती है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी भी करेगा तो उसमें फटीग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक हो गया। देन लास्ट वन हमारे पास जो ट्रीटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती हैं वो हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, के जो हमारे पास
सोडियम कैल्शियम सपोर्ट हैं, उसमें जो है ना कैल्शियम चैनल को ये ड्रग्स ब्लॉक कर देती हैं। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे तो ऑब्वियसली सेल के अंदर जो है ना कैल्शियम का लेवल जो है ना वो डिक्रीज़ होगा, तो इस वजह से कंट्रैक्टिलिटी जो है ना वो कम होगी, वेसोकंस्ट्रक्शन कम होगी, आर्टरीज जो है ना वो डायलेट हो जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो लोअर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इस तरह जो है ना ब्लड प्रेशर को लो करके जो वेसोकंस्ट्रक्शन है उसे ख़त्म करके जब आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं तो वो एरिया जो है ना वो बढ़ जाता है। इस्कीमिया की जो कंडीशन आ रही होती है, ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है और जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी फुल होने की तरफ रन आउट हो जाती है। इसमें जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स हमारे पास यूज़ होती हैं उसमें है एम्लोडाइपिन, नेफिडाइपिन, उसके अलावा हमारे पास होती है निकार्डिपिन और विरापामिल एंड डेल्टाजीन। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमन ड्रग होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हो गई। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में फ्लशिंग होगी, डिजीनेस की कंडीशन आएगी, लाइट हेडेडनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, हेडेक होगा, पेरिफेरल एडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा एंड डिप्रेशन ऑफ द कार्डियक फंक्शन। जो हमारे पास हार्ट के नॉर्मल कार्डियक फंक्शन है उसमें जो है ना डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक हो गया। अब अदर मेजर्स इन मैनेजिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, के कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ना उसकी वजह से एंजाइना की जो सिम्टम्स आ रही है उसे दूसरी कैसे जो है ना मेजर किया जा सकता है, उसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है या मैनेज कैसे किया जा सकता है। अब अगर कोई प्लाक बना है तो एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करेंगे, उसके साथ जो लाइक हमारे पास होती है एस्पिरिन। एस्पिरिन के यूज़ से जो ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रिवेंट होगी, तो जो है ना हमारे पास नैरोज आर्टरी वहाँ पे जो है ना ब्लड ईजिली जो है ना मूव ऑन हो सकेगा और उसकी जो है ना आर्टरीज की डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ हमारे पास होता है ब्लड प्रेशर जो हाई हो रहा होता है उसे भी ट्रीट करना होता है, इस तरह भी CAD मैनेज की जा सकती है। देन हमारे पास हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसकी वजह से प्लाक बन रहा है तो उसको भी ट्रीट करके जो है ना CAD मैनेज की जा सकती है। स्मोकिंग को क्विट करके भी CAD के जो चांसेस हैं वो कम किए जा सकते हैं। अगर एक्सेसिव वेट है तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, तो इस एक्सेसिव वेट को लॉस करके भी जो है ना CAD मैनेज की जा सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस की कंडीशन है तो स्ट्रेस रिड्यूस कर दें, उसके साथ साथ जो है ना रेगुलरली फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाए तो जो है ना हमारे पास CAD है वो मैनेज हो पाएगी। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो जब ड्रग थेरेपी या दूसरे जो मैनेजिंग मेयर्स जो है ना वो काम नहीं कर पा रहे तो इसमें ऑप्शन जो दूसरी ट्रीटमेंट का आता है वो हमारे पास होता है एंजियोप्लास्टी, के वहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक बना है उसे जो है ना बाईपास करके उसमें कोई और आर्टरी लगाकर उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है उसे फुलफ़िल किया जा सके। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गई फुली एंजाइना के हवाले से, जिसमें हमने एंजाइना को देखा, उसकी टाइप्स देखी, उसकी कॉजेज़ देखी, दैन उसकी जो है ना ट्रीटमेंट देखी। ट्रीटमेंट में उसकी ड्रग थेरेपी में हमारे पास 3 टाइप्स की ड्रग आ रही थी, नाइट्रेट्स, उसके अलावा हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ रही थी, तीसरे नंबर पे हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स ये आ रही थी। उनके हवाले से देखा, उनके इफ़ेक्ट्स और उनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात भी कर ली। दूसरे मेजरिंग जो मैनेजिंग CAD के लिए टास्क होते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। तो इस तरह जो लास्ट ट्रीटमेंट हमारे पास आ रही होती है बाईपास की, ग्राफ्ट सर्जरी की, वो भी हमने देख ली है। तो ये यहाँ पे लेक्चर जो है ना ये एंड होता है। आई होप सो कि आपको लेक्चर जो है ना ये समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।